लेकिन जानिए, मुझे उम्मीद है कि कितने आदमी होंगे आज नासिक में। मैं समझता था कि 100 आदमी की मीटिंग हो जाएगी, क्योंकि मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं कि नासिक में समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं है। हमने पहले एक आदमी को यहाँ बागडोर पकड़ाया था और पार्टी मजबूत हुई थी, लेकिन एक मसला है ना कि छोटी हांडी में उबाल बड़े जल्दी आ जाता है। बेचारा छोटा तीखना था भी हो और छोटा दिमाग भी था उसका, उबाल आ गया। उसका एक नगर सेवक क्या जीत गया, उसे लगा कि मैं कोई मंत्री बन गया हूं या क्या बन गया हूं, और उसने अपनी पार्टी बना डाली। उसको नहीं मालूम कि बड़े बड़े लोग इस देश में पार्टी बना चुके हैं। वीपी सिंह ने पार्टी बनाया था, अमर सिंह जी हमेशा हेलीकॉप्टर और जहाज में घूमते रहते हैं। बोल रहे थे कि मैं मुलायम सिंह यादव के उम्मीदवारों के सामने 1-1 करोड़ रुपया देकर आदमी खड़ा करूंगा। और जब मैं अभी अभियान उत्तर प्रदेश में जब प्रचार चल रहा था, तो मुझे हर एयरपोर्ट पे हेलीकॉप्टर लेकर मिलते थे अमर सिंह जी। पूरी पार्टी बनाए, लेकिन एक भी उम्मीदवार जीत कर नहीं आया, सबकी जमानत जब्त हो गई। चंद्रशेखर जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बड़ी पार्टी बनाई, खत्म हो गई पार्टी। बड़े बड़े हार गए, गधा का कितना पानी। अच्छी खासी वैल्यू थी, वो भी खत्म हो गई बेचारी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा साथी मसूद जिलानी ये सब कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और यकीन जानिए, हम जीते या हारे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी एक आंदोलन का नाम है। हम नगर सेवक एमएलए एमपी जीते नहीं जीते, लेकिन मेरी पार्टी की इतनी शक्ति होना चाहिए कि जहां भी जुल्म ज्यादती हो, सड़क पर मेरे वर्कर, मेरे लोग, मेरे नेता खड़े होकर के जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके। ये मेरी पूरी कोशिश हो रही है, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी को बुलंद कर रहा हूं। अभी एक डॉक्टर साहब भाषण कर रहे थे। आप सोचिए जरा, एक आदमी से कोई गलती ना हो, कुछ न किया हो, और उसके हाथों में हथकड़ी डालकर के जेल में डाल दिया जाए और 5.5 साल तक जेल में पड़ा रहे। आईपीएस अफसर, पुलिस वाले, जो देश को कौन चलाता है? नेता लोग नहीं चलाते हैं। आईएएस आईपीएस जो होते हैं वही चलाते हैं देश को। कमिश्नर साहब इतनी बड़ी पोस्ट दी गई हो और मस्जिद में ब्लास्ट हुआ और मुसलमान ने ही ब्लास्ट किया, उठाकर जेल में डाल दिया गया। 5.5 साल तक जेल में आदमी पड़ा है। मैं तो कहता हूं यदि वो आतंकवादी था तो उसको फांसी की सजा देकर के उसकी बॉडी को, उसकी मैयत को कुत्तों को खिला दो। उसको जिंदा रहने का कोई अधिकार ही नहीं देश के अंदर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। यकीन जानिए, मैं तो बार बार भाषण में कहता हूं कि 2 आतंकवादी पकड़े जाए, एक हिंदू और एक मुसलमान। हालांकि आतंकवाद को जात बिरादरी धर्म से जोड़ने की जरूरत ही नहीं। ये हिस्ट्री गवाह है देश के अंदर कि हर जमाने में हर धर्म के लोगों ने अपने ही धर्म के खिलाफ काम किया। हिंदू ने क्या वही काम किया जो धर्म उसका कहता है? नहीं, धर्म के खिलाफ काम किया है। क्या मुसलमान बहुत अच्छा है? बहुत सारे मुसलमान शराब पीते हैं, शराब पीना मना है मुसलमानों में। बहुत सारे गलत काम करते हैं जो मना है, परंतु धर्म गलत नहीं है, आदमी गलत है। और किसी धर्म को आतंकवाद से जोड़ना, मैं इसकी बहुत ही कड़े शब्दों में उसकी निंदा करना चाहता हूं। मैंने बोला कि 2 आदमी हो, दो धर्म के पकड़े जाए और एक मुसलमान हो आतंकवादी। मैं छाती ठोककर मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि अगर वो मुसलमान आतंकवादी है तो अगर दूसरों को एक बार फांसी देते हो, उसको 3 बार फांसी देकर के उसकी बॉडी को कुत्तों को खिला दो, क्योंकि इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह ही नहीं है। हमने बचपन से पढ़ा इस बात को, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, किसी की डर से नहीं। डरवा किसी की क्या है? डरना तो सिर्फ ऊपर वाले से, भगवान और अल्लाह डरना। दुनिया में क्यों किससे डरना है? कोई माई का लाल मेरे बदन का एक बार भी बांका नहीं कर सकता जब तक ऊपर वाला चाहेगा। इसलिए मैं दुनिया में डरता होता किसी से नहीं हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। कहा था सर सैयद अहमद खान साहब ने कि ये देश एक खूबसूरत दुल्हन है और उसकी 2 आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। यहां बैठे हैं लोग, हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे, क्या अंतर है?
सबकी शक्ल एक जैसी, पैंट शर्ट रोज पहने, पैंट शर्ट रोज पहने, कुर्ता पजामा तिवारी जी पहने, पंडित है, कुर्ता पजामा मैं भी पहने हुआ, मुसलमान हूं, ना इनको दाढ़ी ना मुझको दाढ़ी। एक हिंदू एक पंडित है, एक मुसलमान है। बैठे यादव जी बैठे, इतने बड़े, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। हम शक्ल एक, हमारी बातचीत करने का ढंग एक हमारा। लेकिन कहा था सर सैयद अहमद खान साहब ने कि जब मस्जिद में अजान हो और एक आदमी उठकर नमाज पढ़ने जाए तब मालूम पड़े कि ये मुसलमान है, बाकी जिंदगी में पता ही नहीं चलना चाहिए ये हिंदू है कि मुसलमान है। जब एक हिंदू भाई उठकर जाए मंदिर में पूजा करने के लिए तब मालूम है यार रमाशंकर तिवारी हिंदू है, मुझे आज मालूम पड़ा, नहीं तो मैं समझा कि हिंदू और मुसलमान पता ही नहीं चल रहा था। ये क्या तरीका है कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर झगड़ा? मैंने इनको क्यों बुलाया यहाँ पर? क्योंकि आज लोग समझते हैं कि सब मुसलमान आतंकवादी है। पकड़ा था ना वर्धन, पकड़ा था ना रघुवंशी ने, क्यों छोड़ दिया? फांसी क्यों नहीं दे दिया? नहीं छोड़ना चाहिए था ना। लेकिन जेल में एक आदमी थे, क्या नाम उनका, अरे जिसने स्टेटमेंट दिया, असीमानंद एक आदमी पकड़े गए थे। वो जेल में थे, एक लड़का जो जेल के अंदर उनकी बड़ी सेवा कर रहा था और वो मुसलमानों को बमदास पे बंद था। मैंने कहा यार इतना मोहब्बत से पेश आता है, इतना अच्छा लड़का है और ये बमदास में बंद है। और मैं जानता हूं जिस बमदास में बंद है, जिसने नहीं किया, जिसने किया वो मैं जानता हूं, क्योंकि वो भी बमदास में बंद है। असीमानंद के अंदर सोई हुई इंसानियत जाग गई और उन्होंने कहा कि जाके जज साहब के सामने उन्होंने कहा कि सर जो ब्लास्ट हुआ है वो ब्लास्ट में फला लोग हैं, ये लोग बेकसूर हैं, मैं इस बात का स्टेटमेंट देता हूं और मैं इसका गवाह हूं। देश में चर्चा शुरू हो गई चारों तरफ, भाई जो 5.5 साल तक जेल में थे वो कौन है फिर? मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं दिल्ली की पार्लियामेंट में उस वक्त था। मालेगांव के लोग 50 बार मुंबई और दिल्ली आए, होम मिनिस्टर से मिले, चीफ मिनिस्टर से मिले, सोनिया गांधी से मिले और हमारे जो होम मिनिस्टर यहाँ कौन पाटिल साहब थे, नहीं दिल्ली वाले शिवराज पाटिल से मिले, सबसे मिले कि साहब इसकी सीबीआई से इंक्वायरी करवा दो। पुलिस ने इंक्वायरी कर दी है, इसको डाल दिया अंदर, परंतु मरे हैं सब मुसलमान और मस्जिद के अंदर मरे हैं और पकड़े भी गए मुसलमान। चलो मंदिर पे कोई मुसलमान मार दिया तो मैं समझा कि चलो बहुत कमीना इंसान था जो धर्म के नाम पर हिंदुओं के मंदिर पर हिंदू भाइयों को मानने के लिए मारा, वो मुसलमान पकड़ा गया तो थोड़ा समझ में बात आती है कि गलत कुछ किया होगा। लेकिन मुसलमान और दाढ़ी वाला और नमाज पढ़ने वाला और मस्जिद पे मुसलमानों के मारा तो सारा दिमाग साला में कुछ खराब होता है कि कुछ डाल में काला है। हर इंसान ये सोचेगा। सीबीआई ने भी इंक्वायरी कर दिया और सीबीआई ने कहा नहीं यही लोग दोषी है, तो सब लोग चुप हो गए कि भाई अगर यही लोग दोषी है तो उसको सजा दो। सीबीआई कह रही है मुकदमा चलाओ। 5.5 साल तक मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ इनका। मुझे बता दो आज इस देश में रहने वाले लोगों, मेरे देश का यह संविधान कहता है कि 1 लाख गुनहगारों को सजा हो जाए, लेकिन एक गुनहगार को 1 घंटे भी जेल में बगैर किसी गलती के रखने का कोई अधिकार किसी को नहीं होता। मेरा देश महान, 100 में 101 बेईमान जेल में पड़े हैं, 5.5 साल तक मुकदमे नहीं चल रहा। वो तो अच्छा असीमानंद ने बोला। उसके बाद जब देश में एक चर्चा शुरू हो गई तो एक NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनाई गई और उसने इंक्वायरी करना शुरू किया। वो क्या कह रही है कि नहीं ये जब बेगुनाह है तो 5.5 साल तक अंदर क्यों किया इनको? ये बेगुनाह है। एक धर्म वालों के ऊपर एक उंगली उठ रही है। और यकीन जानिए आज अगर कोई दाढ़ी वाला मुसलमान बस और ट्रेन में जाता है ना तो हर आदमी उसको शक से देखता है कि ये आतंकवादी होगा, क्योंकि चारों तरफ चर्चा है आतंकवाद। कभी मैं एक किस्सा बताऊं आपको, मैं आपको हंसी आएगी कि दिल्ली से एक जहाज जा रहा था दुबई। एक मौलाना साहब दाढ़ी वाली पहने लगाए, टोपी पहने, हवाई जहाज में बैठे थे। टेलीफोन की घंटी बजी। अब मुझसे सामने वाले ने क्या पूछा ये तो नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ मेरा जहाज 15 मिनट में उड़ेगा। क्या कहा? जब घंटी बजी उसके जवाब में उन्होंने बोला कि मेरा जहाज 15 मिनट में उड़ेगा।
बगल में एक और लड़की बैठी थी, बड़ा बाल बाल काटा था, जीन उनकी पैंट पहने बैठी थी। वो जब पूछी, जब बात सुनी, उसने सीधा खड़ी हुई और भाग गई पायलट के पास। क्या साहब, एक आतंकवादी बैठा है इस जहाज के अंदर और मैंने सुन लिया, उसने कहा कि 15 मिनट में जहाज उड़ेगा। आप सोचिए जरा ये बात, ये सच्चा किस्सा है। जहाज रोका गया, नीचे से पुलिस बुलाई गई और मौलाना साहब को पकड़ करके नीचे ले गए और उसने बोले तू जहाज उड़ाने वाला है? कहा नहीं भाई, मेरे बेटे का फोन आया था, वो मुझे पूछ रहा था कि अब्बा आपका जहाज कब जाएगा दुबई? तो मैंने कहा 15 मिनट में उड़ेगा। नहीं तो कहा मैंने, तो क्या कहूं मैं? कहा नहीं, तू जहाज को उड़ाने वाला था। उनके हाथ में हथकड़ी डालकर उनको तिहाड़ जेल में डाल दिए। और वो मौलाना साहब, एक मदरसा है उत्तर प्रदेश में, देवबंद के अंदर बहुत मशहूर मदरसा है, जो मतलब आजादी की लड़ाई इस देश में जब हुई थी, तो आजादी की लड़ाई लड़ने वालों में जमायतुल उलमा का नाम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। जब गांधी जी माल्टा जेल से आए थे मुंबई के अंदर, तो मुंबई में जमायतुल उलमा के लोगों ने गांधी जी को आगे 5,000 रुपए का चंदा देकर के मुंबई से महात्मा गांधी का खिताब दिलवाकर और मुंबई से आजादी की लड़ाई की शुरुआत इसी मुंबई से हुई थी। ये बात आज हिस्ट्री में लिखी हुई है। जब अंग्रेज इस देश में गांव-गांव में जाकर के अपनी अंग्रेजियत को बढ़ा रहा था और हिंदुस्तान में ईसाइयत को, हिंदुस्तान की तहजीब, हिंदुस्तान के कल्चर को, हिंदुस्तान के संस्कृत को भस्म करके अंग्रेजियत को बढ़ा रहा था, तो उस वक्त यही उलमाए जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है, इन्होंने इस देश के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। एक बहुत बड़ा सेंटर है देवबंद में, दिल्ली के पास। उन लोगों ने 3 दिन तक बड़ा आंदोलन किया, तब जाके चिदंबरम ने उस मौलाना को छोड़ा। एक दिन मैं जा रहा था दिल्ली, मेरे साले अब्दुल कादिर भाई का मुझे फोन आया कि आसिम भाई आपका जहाज कब उड़ेगा? मैंने बोला मेरा जहाज अभी प्रस्थान करेगा। उड़ेगा बोला तो साला मैं ही पकड़ा जाऊंगा। तो मैं साला प्रस्थान शुरू कर दिया, उड़ना बंद कर दिया। यह हो रहा है देश के अंदर। कितनी गलत बात है। क्या हो रहा है देश के अंदर? नफरत। एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था, गीता के श्लोक हमारे और कुरान हमारा था, दूध की नदियां बहती थी, वो हिंदुस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था और पाकिस्तान हमारा था। नफरत की दीवार गिरा दो, नफरत की दीवार गिरा दो, ये आवाज हमारी है। देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है। यकीन जानिए दोस्तों, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं, मैं उस अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं कभी हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं समझता। मैंने कभी मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं किया, मैंने कभी किसी मुसलमान को इस देश में नेता नहीं माना। और तारीख गवाह इस बात की, नोट कर लो और नासिक वालों, कि आजाद हिंदुस्तान में मुसलमानों ने अगर किसी को नेता अपना माना तो जवाहरलाल नेहरू को सबसे पहले अपना नेता इस देश में माना। आजाद हिंदुस्तान में मुसलमानों ने किसी को नेता अपना माना तो इंदिरा गांधी को माना, वीपी सिंह को माना, बहुगुणा को माना और मुलायम सिंह यादव को माना, लेकिन किसी मुसलमान को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपना सियासी लीडर आज तक नहीं माना। उसके बाद भी हम बदनाम किए जाते हैं। मेरा नेता का नाम है मुलायम सिंह यादव, मेरे नेता का नाम कोई सलमान खुर्शीद या गुलाम नबी आजाद या कोई मुस्लिम लीग के नेताओं का नहीं है। मुलायम सिंह यादव जिसका नाम है वो रोजाना हनुमान की पूजा करता है, धोती पहने हुए किसान का बेटा। लेकिन जब कहीं कानून की बात आती है, कहीं पर संविधान की बात आती है, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित सबको एक नजर से देखता है। इसीलिए मैं मुलायम सिंह यादव का जय जयकार कर रहा हूं। और आज मैं उस महाराष्ट्र में जहां मेरे लिए जमीन जरखेज नहीं है, मेरे लिए जमीन बंजर है, लेकिन मैंने संकल्प लिया है कि मैं पूरे महाराष्ट्र में जाऊंगा और सोते हुए लोगों को जगाकर मुलायम सिंह यादव की नीतियों पर लाकर लोगों को ज्वाइन कराऊंगा। जब देश आजाद हुआ और शहरों और गांव का जब दौलत का बंटवारा हुआ,
असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर बजट होता है तो दौलत सारी की सारी शहरों में चली जाती है, गांव में नहीं जाती। मैं यूपी से आया, मुंबई में, मेरे पास 40 बीघा गांव में खेत है, मेरे पास खलिहान है, मेरे माँ बाप, मेरे सारे रिश्तेदार गांव में हैं, लेकिन मुझे 70 रुपए उधार लेकर मुंबई आना पड़ा था। इसलिए सबको छोड़कर आना पड़ा, क्योंकि गांव में रहकर एक नौजवान अपने पूरे बाप का इलाज नहीं करवा सकता। गांव में रह करके बीवी का, बच्चों का खर्च, बच्ची की शादी, हाथ पीला करना हो तो गेहूं बेचकर नहीं कर सकता। दो भाई, एक भाई गांव में रहता है और एक मुंबई में आ गया। जो गांव में रहता है उसके पैर में 100 जगह दवाई फटी रहती है, चप्पल नसीब नहीं उसको है। जो गांव में रहता है उसकी जमीन उठाकर देखोगे तो बनियान में 100 सुराख उसके। लेकिन दूसरा भाई जो मुंबई में आ जाता है, किसी कंपनी में जाकर बेचारा 8 घंटे काम करता है तो कम से कम शक्ल सूरत अच्छी रहती है, और जब 2 साल में जाता है तो थोड़ा पैसा वैसा गांव लेकर जाता है तो लगता है कि हाँ यार तू बेचारा कमा लिया। 2 साल गांव में, गांव छोड़ करके मुंबई, नासिक, दिल्ली, कलकत्ता में कहां रहता है? मैं यकीन जानो दोस्तों, जो लोग यूपी के हो तो जानते हैं, जो महाराष्ट्र के उनको बता रहा हूं, यकीन जानो जहां हम लोग गांव में कुत्ता और बिल्ली और मुर्गी और जानवर नहीं पालते ना, वैसी जगहों में मेरे वो लोग जिनके पास एक बंगला गांव में है, मुंबई और नासिक में आकर जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि गांव में नौकरी नहीं मिलती, इसलिए यहां चले आते हैं। क्या है ये? नफरत करते हैं उनसे, बंद करो नफरत। मुझे महाराष्ट्र में आज कितने मेरे महाराष्ट्र इंडस्ट्री वाले हैं, और एक एक आदमी जो बैठ रहा है वो बताओ सच्चाई है कि मजदूर मिल रहा है? आज कारीगर मिल रहा है? मैंने बोला था उस दिन असेंबली में, ये हमारे मिस्टर क्लीन आजकल आए, हमारे जो चौहान साहब है ना, इनका नाम मिस्टर क्लीन है। कुछ काम ही नहीं करते तो क्लीन ही क्लीन रहेंगे, कुछ काम करने को तैयारी नहीं। बगल में राजस्थान, बगल में गुजरात तरक्की करता जा रहा है, कर्नाटक आगे जा रहा है, बिहार आगे जा रहा है, मगर मेरा महाराष्ट्र जहां मैं रोजी रोटी कमाता हूं, आज वो पीछे जा रहा है। 2.5 लाख करोड़ का कर्जदार है। तो जितने लोग स्टेज पर बैठे उत्तर प्रदेश से आए हो, कमाना तो यही है ना, पैसा 30 तारीख के मर्यादा तो यही से भेजना है ना। ये संकल्प लो कि हम महाराष्ट्र में अपने बदन का खतरे का एक एक खतरा खून बहा करके महाराष्ट्र को हिंदुस्तान की सबसे अच्छी स्टेट, सबसे अच्छा राज्य बनाएंगे, ताकि ये सबसे आगे रहे। आज इसीलिए मैं आपके बीच में चल कर आया हूं। जिहाद बोलते हैं, जिहाद किसको कहते हैं? ये जिहाद है, जिहाद जो लोग कर रहे हैं, जो अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने बाल बच्चों को छोड़कर मुंबई में 2-2 साल तक रहते हैं और गांव जाते हैं 2 महीने के लिए, और फिर आकर यही रोजी रोटी कमाते हैं, सरों पर मिट्टियां लाद करके काम करते हैं। जहां देखो भंगार वाले मेरे गांव वाले बहुत रहते हैं, आप सब हाथ गाली खींचते हैं। अब हाथ गाली खींचते खींचते करोड़पति बन गए तो तुम्हारा कलेजा क्यों फट रहा है? भैया करोड़पति बन गया। अब जब मैंने इलेक्शन में डिक्लेयर किया तो बोले अबू आजमी के पास इतना पैसा, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया से लाकर बता दो कि अबू आजमी ने किसी से 1 रुपया किसी से अगर आज तक गुंडागर्दी से या हराम का लिया हो ना, तो मैं गुलामी करने को तैयार हूं। मैंने पसीना करके कमाया है। ये दोस्तों, हमें समाज के वो लोग जो परेशान है उनकी लड़ाई लड़ना है। मैं यहाँ के मराठी भाइयों का बहुत आभारी हूं। मैं आज से नहीं 20 साल से भाषण करता हूं, और इसलिए कहता हूं कि अगर यहाँ के लोकल लोगों ने बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ पर समर्थन नहीं किया होता, प्यार मोहब्बत से गले नहीं लगाया होता, उसी दिन से झगड़ा शुरू कर दिया होता, तो शायद यहाँ कोई आता भी नहीं और यहाँ रोजी रोटी कमा भी नहीं सकता था। याद कीजिए, जो बूढ़े लोग हैं, जो उम्र वाले लोग हैं, पहले लोग कलकत्ता रोजी रोटी कमाने जाते थे, यहाँ नहीं आते थे। हमारे बचपन में जब हम लोग पैदा हुए छोटे छोटे थे तो चाचा और काका कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ता जा रहे हैं कमाने के लिए। कलकत्ता वाले इसी झगड़ा शुरू किए। अब कलकत्ता वीरान हो गया, खत्म कलकत्ता, अब मेरा मुंबई हंस रहा है। अब मेरा मुंबई भी ऐसे करोगे ना तो मेरा मुंबई वीरान ना होने पाए, इसके लिए आज से इस बात का संकल्प लो कि हम आपस का झगड़ा खत्म करके मुंबई और महाराष्ट्र को इस देश की आर्थिक राजधानी बनाएंगे और इसको चमकाएंगे। आज स्ट्राइक की पेट्रोल की,
अभी मैं उतरा जब यहाँ पर तो मुझे फोन आया कि 1 रुपया 60 पैसा सरकार ने कम कर दिया। मैं बोला ईंट के मुंह में जीरा, 1 रुपया 60 पैसे से क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल मुझे लगता है महाराष्ट्र में ही है, क्योंकि यहां पर ज्यादा टैक्स लग रहा है। दिल्ली में सस्ता। पता नहीं सरकार का कितना बड़ा पेट हो गया है कि क्या पेट ही नहीं भरता। दोस्तों, आज अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत गहरी खाई हो गई। 70% लोग आज परेशान हैं। महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहा है। सरकार वो अच्छी मानी जाती है जो सरकार कम से कम अपने हुकूमत के अंदर लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान का बंदोबस्त करे। कोई आसान नहीं है ये सरकारें अपना बंदोबस्त कर रही है, लेकिन जनता का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। तो नारायण राणे हैं मंत्री, छगन भुजबल तो यही कही है ना, नासिक की कहीं तो है यार, मगर मिजाज नहीं गिरता उनका। बाप रे बाप, फर्श मखमल पे मेरे पांव छीले जाते हैं और खाऊं मक्खन तो मेरे दांत हिले जाते हैं। अरे भाई, हम लोग देखते थे नेता अपने यूपी में, बचपनवा जब नेता लोग आए तो मोटे मोटे खद्दर के कपड़ा और 3 जगह से फटा रहे, चप्पल टूटी रहे, लेकिन नेताजी आए तो कितना सम्मान होता था उनका कि देखो ये नेताजी आए, क्योंकि हराम नाम कभी खाते नहीं थे। मेरी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा जी थे, जिनको छोटा लोहिया कहा जाता था। हाँ, अभी उनका नाम देता हूं, जनेश्वर मिश्रा जी। चप्पल टूटी हुई और मंत्री कौन से? रेलवे मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर। बंबई आ रहे तो झोला खुली लिए चले आ रहे, चप्पल टूटी, नेताजी चप्पला मची नहीं क्या रहने तो न क्या हुआ। अभी आखिरी टाइम जब उनका था बीमार थे, थोड़े दिन पहले उनको दोनों घुटने, बहुत वजन उनका बढ़ गया था, दोनों घुटनों को बदली करना था, तो 1 लाख रुपया उनके पास नहीं था कि वो दोनों घुटनों को बदली कर सके। उन्होंने कहा अपने साथियों से कि 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करो तो मैं अपने दोनों घुटनों को बदली कराऊंगा। क्या कैरेक्टर था। जब हाउस में बोलते थे पार्लियामेंट में, तो अडवाणी और सुषमा स्वराज और जितने बड़े बड़े बीजेपी के लोग थे, समाजवादी को तो रहते ही थे, बीजेपी वाले कुछ दिन सब काम छोड़ के बैठते थे। यहाँ जनेश्वर मिश्रा जी का भाषण होगा और वो भाषण ऐसा होता था कि हिला देता था लोगों को। अभी हमारे एक नेता का इंतकाल हुआ, उनका नाम ब्रिजभूषण तिवारी, कितने सज्जन आदमी, मगर आज के नेता और खासतौर से महाराष्ट्र वाले, अरे बाप रे बाप, कितना पैसा इनके पास है कोई पता नहीं चला। अगर मेरे पास ताकत हो जाए तो मैं सबकी इनकम के से इंक्वायरी करा करके इनकी दौलत को पता लगाऊं कि दौलत इनकी कहां से आई है, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी फैक्ट्री इनके पास है। गरीबी इतनी मुंबई में आजकल है। मैं मुंबई की बात करूं, जिस इलाके से मैं एमएलए बना हूं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी पगड़ी पहनकर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूएनओ में बैठते हैं, सारे देश के, सारी दुनिया के लोग बैठते हैं, तो बहस करते हैं तो नरिमन पॉइंट का फोटो दिखाते हैं, दिल्ली का पार्लियामेंट के इलाके का फोटो दिखाते हैं, लेकिन झोपड़पट्टी का फोटो नहीं दिखाते। जहां ट्रेन के डिब्बे से लगे हुए लोग खड़े हैं कि ट्रेन के डिब्बे से कोई जूठा खाकर फेंक दे तो मैं अपना पेट भर लूं, वो फोटो नहीं दिखाते। भिवंडी में मेरे पास मानपुर शिवाजी नगर में डंपिंग ग्राउंड में सारा कचरा वही फेंका जाता है। यकीन जानिए आप, कुत्ते, बिल्ली, इंसान सब उसी में बेचारे सुबह से शाम तक कुछ न कुछ झूठ के खाते रहते हैं और निकाल कर देते रहते हैं। एक औरत बेचारी गुजरात की, उसका पति उसको छोड़कर चला गया, वो अपने 2 बच्चों को लेकर रोजाना कचरा चुनती थी। एक दिन एक कुत्ता आया, आधा सर ही खा गया था, कोई पूछने वाला नहीं। सड़क पर पाए आदमी खाने को निकल, मैं परसों में अस्पताल में गया, अगर टीवी में किसी ने देखा होगा तो सारा समय में, इतना बड़ा शताब्दी अस्पताल, क्या शानदार बिल्डिंग चेंबूर के अंदर, मैं गया तो नीचे का सारा वार्ड बंद, सारा बंद। मैं एक को नाक कर रहा हूं, कोई है ही नहीं लगता कि मैं कोई मुर्दा खाना में आ गया हूं, जबकि सारे अस्पतालों में इतनी भीड़ रहती है कि आदमी को डॉक्टर दवा देकर थक जाता है। एक रूम में जहां पे डार्क रूम का जहां एक्सरे होता है, जब वहां पहुंचा, धक्का दिया तो 2 आदमी अंदर बैठ के दारू पिए, दिन में 1:30 बजे, और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा साले दरवाजा खोल, इतना मारूंगा साले दिमाग सीधा हो जाएगा।
लात मारा, दरवाजा खोला तो दोनों जो वहां पे काम करने वाले डॉक्टर जो अफसर थे, दोनों बैठ के दारू पी रहे थे, कुछ काम नहीं उनके पास। और बाहर आदमी बैठा सोया है पलंग के ऊपर, इतना गरीब। मैं बोला घर कहाँ है? बोला है ही नहीं कहीं का। क्या हुआ है? यहां से नीचे तक सब बिल्कुल बेकार हो गया, चल फिर नहीं पाता हूं। ये कहते हैं कि कोई आदमी को लाओ, वो दस्तखत करेगा तो ही तुम्हारा ऑपरेशन होगा, और ये दवा की पर्ची है, ये दवा लाओ तो तुम्हारा इलाज होगा। मैंने डॉक्टर को बुलाया और टेलीविजन हमारे सामने थे। कोई देखा कि नहीं देखा टीवी पे? आप देखे थे ना? 2 लोग देखे। मैंने डॉक्टर को बुलाया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आदमी क्या कह रहा है, जरा सुनिए आप। क्या? नहीं सर, इसका कोई नहीं होता, हम तो इलाज करेंगे, जब देखो डॉक्टर खुद साइन करता है। मैंने कहा नहीं ये क्या कह रहा है? क्या ये मुझे शिकायत करना चाहिए? मैंने तुम मिलोगे इसको तब तो शिकायत करेगा। दवा? बोले दवा हम पूरी देते हैं। बोले 3 दिन से इसका ऑपरेशन नहीं हो रहा, दवाई नहीं। आप यकीन जानिए दवाएं सब बेच दी जा रही। 2300 करोड़ रुपया हेल्थ का बजट म्युनिसिपैलिटी का, महारा बंबई का 10 करोड़ रुपया उसी अस्पताल के लिए 3 दिन पहले कमिश्नर कहता है कि इसको अपग्रेड किया जाएगा और इसमें 100 बेड बढ़ाई जाएगी। खुदा की कसम, जो कसम खाऊं मैं खाऊं कि उसके अंदर इतना हरामीपन, इतना बदमाशी, इतना कुत्तागिरी कि मेरा दिल हुआ कि मैं चप्पल से निकाल के डॉक्टरों को मारूं। परेशान है लोग। एक बच्ची बेचारी छोटी सी अपनी मां के साथ खड़ी है कि मैं 11 बजे से खड़ी हूं, 2 बजे तक ये पर्ची बनाने वाली कहती है अभी खड़े रहो, तुमको बाद में दूंगी पर्ची बनाने। कौन लड़ेगा इसके खिलाफ? उत्तर प्रदेश के अंदर याद रखो, जिस दिन मुलायम सिंह यादव की सरकार 5 साल पहले आई थी 3.5 साल के लिए, जिस मंच पर मुलायम सिंह यादव ने हलफ लिया था चीफ मिनिस्टर का, उसी मंच पर उनका एक वादा था, पहले कहा था उन्होंने कि मेरा एक वादा है कि दवा पढ़ाई मुफ्त होगी और रोटी कपड़ा सस्ती होगी। उसी मंच पर मुलायम सिंह यादव ने कह दिया कि यूपी के तमाम अस्पतालों के अंदर जो सरकारी अस्पताल है वहां 25 सिर्फ 1 रुपए की बनेगी।